ऑल ऑफ यू। और आज जो हम करने वाले हैं वो जेईई एडवांस के सैम्पल पेपर्स करने वाले हैं। तो आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने लेके आया हूँ, और ये सारे क्वेश्चन जैसे आप देख रहे होंगे जैम 2025 के हैं बाय आईआईटी दिल्ली। और जेईई एडवांस का यूजुअली जो पेपर का आपको फील भी आ रहा होगा इनके प्रिंटिंग से भी और टाइपिंग से भी। तो हम देखते हैं कैसे सब सॉल्व करें। तो पहला कैलकुलस से लिया गया है, दूसरा भी डिफरेंशियल इक्वेशंस और इस टाइप का जेईई एडवांस ऑलरेडी पूछ चुका है। तीसरा फिर से कैलकुलस से लिया गया है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी थी। चौथा हमने मैट्रिक्स से लिया गया है। ऑल्दो आइजन वैल्यू सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको किस फॉर्म में जेईई एडवांस पूछेगा वो भी मैं बताते हुए आपको ये बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो ऑर्थोगोनल डायरेक्ट्रिस से आ रहा है, और ये जेईई एडवांस डेफिनेटली पूछेगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स वर्ल्ड से इन्वर्टिबिलिटी से लिया गया, और इस तरह के क्वेश्चन जेईई 2024 में भी देखने को मिले हैं, एक्सेप्ट फॉर they have not directly told this is the eigenvalue of matrix। तो जेई वाले ax इक्वल टू लेमडा एक्स करके पूछेंगे, मतलब बिना बताए हुए जो आपको आइजन वैल्यू पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, वो नंबर ऑफ लोकल मिनिमा पूछा जा रहा है इस फंक्शंस का, तो ये भी अपने में एक खूबसूरत सा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन जो मैं यूजुअली लाइक करता हूँ वो इंटीग्रल इक्वेशन से, और मैं इसलिए लाइक करता हूँ क्योंकि जेई उसे लाइक करते हैं। तो आप भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको फ़ायदा पहुँच रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, और ये एक मीन वैल्यू थ्योरम से बेहतरीन क्वेश्चन। फिर से एक मीन वैल्यू थ्योरम से एक अच्छा एनालिसिस का क्वेश्चन है। और अब मैं कुछ इंटीजर टाइप अगर देखूँ तो दो लिमिट से क्वेश्चन आपके हैं, एक इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चन बन के आए हैं, एक रीमन सम से क्वेश्चन बन के आया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो मैंने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, और आप हमारे साथ देखते रहिए जो आपका सॉल्यूशंस और मेरा आइडिया मैच कर रहा है कि नहीं। तो चलो, अगर हम पहला क्वेश्चंस की बात करें तो एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखा है आपको, डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है एफ का और जी का। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए वी ऑलरेडी नो एट जीरो दे आर आस्किंग। तो मैं अगर एफ डैश जीरो का बात करूँ तो आई यूज डेफिनेशन लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। तो मैं इसको इवेलुएट करूँ, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच माइनस एफ जीरो ओवर एच। So that's going to be h mod h mod sin 1 by h, एंड एफ ऑफ जीरो बाई डेफिनेशन वो जीरो होने वाला है, डिवाइडेड बाई एच हो गया, लिमिट एच टेंस टू। अब जैसे कि देख सकते हो एच कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड एच साइन वन बाई एच का मॉड। अब जब एच जीरो के आसपास जा रहा होगा तो डेफिनेटली मॉड एच जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, और साइन वन बाई एच इज साइन इन्फिनिटी, जो कि माइनस वन से प्लस वन में डांस कर रहा होगा। जीरो इंटू माइनस वन से प्लस वन का कोई भी डांस स्वाहा होगा, और ये आंसर जीरो। मतलब एफ डैश जीरो का वैल्यू तो अपने पास जीरो आ गया। ठीक है, तो एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है जीरो पे, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ऐसे ही खत्म हो गया। अब जी का मैं अगर बात कर लूँ यहीं पे, तो एग्जैक्टली इन द सेम फैशन जी डैश जीरो होने वाला है, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एच माइनस जी जीरो डिवाइड बाई। अब जी एच अगर तुम देखोगे तो उस एक्सप्रेशन में जब एक्स जीरो नहीं है तो इस फर्स्ट एक्सप्रेशन जैसा व्यू करेगा, साइन वन बाई एच प्लस एच कॉस वन बाई एच डिवाइड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्योंकि जी जीरो जीरो दे रखा है। अब यहाँ से एच हो गया कैंसिल, एंड वी हैव एच साइन वन बाई एच प्लस कॉस वन बाई एच, लिमिट जो है एच जीरो जा रहा है। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनाइट लिमिट होने वाला है, और ये भी फाइनाइट है लेकिन डांसिंग लिमिट है, तो ये हो जाएगा एच साइन वन बाई एच और प्लस कॉस एच वन बाई एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखो, अब अगर मैं देखूँ तो एच अगर जब जीरो को जा रहा होगा, एच एच अगर जीरो को जा रहा होगा, तो मेरा ये एक्सप्रेशन जो है वो जीरो इंटू फिर से समथिंग टेन सेवेंटीन माइनस वन टू प्लस वन जा रहा है, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वो कॉस ऑफ इन्फिनिटी जा रहा होगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। So anyways, the second expression is dancing between minus 1 to 1, and first expression is 0 into, if I take any number from minus 1 to 1, ये तो मरेगा। ओवरऑल आंसर जो है वो कोई फिक्स वैल्यू को टेंड ही नहीं कर रहा। तो लिमिट के डेफिनेशन से देयर एग्जिस्ट नो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, सो जी डैश जीरो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर इसका जो बन के आ गया अपने सामने हुआ है ऑप्शन
आशा आप एग्जैक्टली सेम वे में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। एक मीडियम से इजी लेवल का क्वेश्चन था। कोई बच्चा डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करके करना चाहे तो वो उसमें फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए आपको चेक करना होगा अपने जी कंटिन्यूस है या नहीं। तो अगर आप ये गारंटी कर दो जी कंटिन्यूस है एक्स जीरो पे, जो कि बिल्कुल है, तो फिर आप जीरो पे कंटिन्यूटी होने के बाद अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लो, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो और फिर एच टेंस टू जीरो ले लो दोनों साइड, तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो टफ हो। तो कहने का मतलब है कभी कभी आप डायरेक्ट बेसिक डेफिनेशंस लगाते हो तो चीज़ें सिंपल बनती है, और उसको कॉम्प्लिकेट करते हो तो कॉम्प्लिकेट बनती है। अब देखो दूसरे सवाल काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसलिए क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशंस आपको बेहतरीन देने वाला हूँ। और आप कमेंट में बताइए कितने बच्चे इस तरीके से इसका सॉल्यूशन सोचे। तो एक फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल, जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो दैट इनिशियल कंडीशन 2 है, तो इसमें से कौन सही है। अब देखो क्वेश्चन तुमसे लिमिट पूछ रहा है एक्स गोज टू समथिंग समथिंग समथिंग, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। अब एक तो है तुम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि डी वाई बाई वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री मतलब डी एक्स हो जाएगा, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन से हम ब्रेक करेंगे तो लॉन वाई माइनस वन लॉन वाई माइनस थ्री, उस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन बनेगा। वो तो मेथड वन होगी, लेकिन मैं करने वाला हूँ कुछ नया काम यहाँ पे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब है भाई, ये स्लोप। तो स्लोप मेरा दे रखा है वाई माइनस वन वाई माइनस थ्री, तो मान लो कोई भी फंक्शन होगा, जैसा फंक्शन होगा, ये पता है अगर मैं y का वैल्यू वन रखूँ तो वो फंक्शन का स्लोप जीरो आने वाला है, मतलब y इक्वल टू वन लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ x कॉमा कोई भी y, तो ये हर एक जगह पे स्लोप जो है वो उसको मारना होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा हो जो यहाँ पे जाते ही देरी वो हॉरिजेंटल स्लोप देने लगे। मुझे अभी पता नहीं है ग्राफ कैसा है। सिमिलरली y इक्वल्स थ्री पे अगर मैं y इक्वल टू थ्री बनाऊँ यहाँ से, तो वहाँ पे भी ग्राफ को मारना होगा। मतलब यहाँ पे भी अगर मान लो ये y इक्वल टू थ्री लाइन है, यहाँ पे भी ईच एंड एवरी पॉइंट पे स्लोप को मरना होगा। अब मुझे पता है ये फंक्शन फाई ऐसा होगा, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी सम फंक्शन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाई एक्स, सो दैट जीरो पे टू होने वाला है, जीरो पे टू होने वाला है। तो मान लो अब अगर मेरे पास जीरो पे टू होगा, तो अब सवाल क्या है, टू जो है वो वन और थ्री के बीच में है, ठीक। तो टू जो है अपने पास वो तो वन और थ्री के बीच में, जीरो पे यहाँ पे एक वैल्यू लेगा जीरो का टू, एग्जैक्टली राइट। अब आप देखिए, अब ग्राफ कैसा हो जो स्लोप जो इस फंक्शंस का वो जीरो होना चाहिए वन और थ्री पे। अब ये तो एक पक्का सी बात आ गई, जो मेरा ग्राफ है इस लाइन को कट नहीं कर सकता। लाइन को कट के करने का मतलब है वाई इक्वल टू वन पे स्लोप जो है वो नॉन जीरो है, तो वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता। सिमिलरली लाइन इस टाइप का भी कट नहीं कर सकता, तो इसको सैचुरेट होना होगा। सैचुरेट मतलब या तो ये ग्राफ जो आने वाला है वो ये कुछ इस टाइप का जाएगा सैचुरेशन पॉइंट पे, अंदर में ये ऑसिलेट कर सकता है, राइट। मतलब यहाँ पे जाते हुए भी कुछ ये ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है, मुझे अभी पता नहीं। या फिर ग्राफ जो है वो ऐसा जाने वाला है, या फिर अंदर में भी ऑसिलेट कर सकता है कुछ इस टाइप। अब देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, अगर इसको तुम ध्यान से देखो, तो मैं वाईकल्स वन लाइन बना लिया, वाईकल्स थ्री बना लिया, और अपने ने एक पॉइंट रख लिया जीरो का। अब अगर मैं चेक कर लूँ जो मेरा इस टाइप का ग्राफ होने वाला डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो मेरा काम बन जाएगा, फील्ड आ जाएगा इन्फिनिटी पे इसका लिमिट कैसा जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं x का वैल्यू जीरो रखूँ तो फाइव ऑफ जीरो टू है, राइट। मतलब इनिशियल कंडीशन x का वैल्यू जीरो रखूँ तो y जो है टू है, तो जीरो कमा टू पे स्लोप क्या होने वाला है फंक्शन का, तो y का वैल्यू यहाँ पे टू रख दो, टू माइनस वन वन आएगा, टू माइनस थ्री माइनस वन, मतलब यहाँ पे जो स्लोप होने वाला है जीरो कमा टू पे वो माइनस वन होने वाला है। मतलब ये तो पक्का हो गया जो फंक्शन यहाँ पे डिक्रीजिंग टाइप का है। अब अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो देखो ये कुछ एसिम्प्टोटिक ऐसा बिहेवियर दिखाने वाला है, राइट। अब जैसे ही आपको ग्राफ का फील आ गया, आप देख सकते हो x माइनस इन्फिनिटी पे मेरा जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिट कहाँ जा रहा है, वो तीन पे जा रहा है, ट्राइंग टू फंक्शन इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स वैल्यू थ्री। तो मैं ऑप्शन सी को डायरेक्ट चेक कर लूंगा जो वो सही है। एक्स इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है वन पे, तो ये ऑप्शन गलत है। अब मुझे ऑप्शन बी और डी चेक भी नहीं करने थे, मुझे बी और डी जो है वो चेक भी नहीं करने थे, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंगल करेक्ट है और वन आंसर सही है, ठीक है, इसीलिए लॉक वाला आंसर आएंगे नहीं।
तो बहुत बार ही क्या होता है ना, आपका ऑप्शन सिर्फ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी देगा। अब इमेजिन करो क्वेश्चन y-1 y-3 y-4 है, एक और पॉइंट यहाँ पे दे दिया। अब जो ग्राफ होगा फिर यहाँ पे भी या तो उस रीजन में भी ऐसा होगा और या फिर ये होगा। इट्स काइंड ऑफ आइसोक्लाइंस लाइन, मतलब ऐसा लाइन है जहाँ पे स्लोप जीरो होगा, तो आपका ग्राफ उसको क्रॉस कर नहीं सकता है। तो समझ रहे हो ना, उसके पैरेलल जाना ही होगा। तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे आप स्मार्टली ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलो एक पार्ट में बता देता हूँ, जैसे जी के बारे में ये पूछ रहा है, यहाँ पे आप पूछ रहा है कंटिन्यूटी है या नहीं। तो अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जी ऑफ जीरो का वैल्यू जो होना चाहिए वो लिमिट एच टेंस टू जीरो जी ऑफ एच होना चाहिए बोथ साइड से। एच टेंस टू जीरो मतलब जीरो प्लस जीरो माइनस, दोनों इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो गया। तो चलो जी ऑफ जीरो जो है ये वन दे रखा है, और जी ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू जीरो इज लिमिट एच टेंस टू जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो ई का पावर एच कॉस वन बाय एच हो जाएगा। अब एच टेंस टू जीरो पे ये क्वांटिटी तो वन होगा और ये जा रहा है कॉस वन बाई जीरो के आसपास। ठीक है, इनफैक्ट वो टर्निंग वैल्यू है, तो अगर आप जीरो प्लस लोगे और जीरो माइनस लोगे तो ये कॉस इन्फिनिटी और कॉस माइनस इन्फिनिटी जाएगा। इन अदर केस इट विल बी डांसिंग व्हाट माइनस वन से वन माइनस वन से। तो जी जीरो का वैल्यू जो है वो इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कभी माइनस हाफ लेगा कभी हाफ लेगा, तो ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कोई मीनिंग ही नहीं है कंटिन्यूटी का। तो जी जो है वो तो डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो आप ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी आप खुद से बहुत ही आसानी से देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं एच एफ ऑफ जीरो का बात करूँ तो जीरो होने वाला है, और एफ ऑफ एच का बात करूँ तो वो मॉड एच का पावर वन बाई एट मॉड साइन वन बाई एच एंड कॉस एच होगा। और इस पे अगर कोई बच्चा लिमिट ले लेता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो देख सकते हो पहला इन्फॉर्मेशन जीरो टू पावर वन जीरो होगा, और ये ऑसिलेट करेगा माइनस वन से वन का मॉड, और कॉस जीरो वन होगा। माइनस वन से वन का मॉड भी अपने पास जीरो से वन का मॉड ही हो गया। तो एनीवे जीरो इंटू फाइनाइट वैल्यूज आ गया, जीरो से वन के बीच में डांसिंग होती तो जीरो। तो पहला फंक्शन जो है वो तो कंटिन्यूस है, लेकिन दूसरा कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ए को सही करता है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन गलत। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो जे एडवांस पूछ भी सकते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियबिलिटी वाले। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ये सर बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो क्या जेई वाले पूछेंगे कि नहीं। बिल्कुल, आप 2024 का भी पेपर देखोगे तो कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं जो मेंस लेवल के भी होते हैं। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और शायद आपको इसमें मजा आए। ए मैथमेटिक्स दे रखा है फॉर सम रियल एक्स, जीरो इसका आइजन वैल्यू है एम का। अब देखो, अब जेई वाले जो है ना वो इस स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे। तो अब जेई वाला क्या स्टेटमेंट यूज करेगा, एम एक मैट्रिक्स है एंड देयर एग्जिस्ट सम कैपिटल एक्स, और लेट्स से ऐसे बोलेगा देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा गामा नॉन जीरो अल्फा बीटा गामा सच दैट दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो करने का क्या मतलब है, अगर तुम मैट्रिक्स को देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा गामा such that not all alpha square plus beta square plus gamma square is zero, नहीं होना चाहिए अल्फा बीटा गामा इज रियल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस को कास्ट कर देगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे पता है जो आप लेक्चर्स देख रहे हो बहुत को आइजन वैल्यूज नहीं पता होंगे, तो कोई बात नहीं, क्योंकि जेई वो वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करेगा और जेई सिलेक्ट नहीं है। लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चंस का यूज़ किया जिसमें आइजन वैल्यू का यूज है। तो आइजन वैल्यूज बेसिकली इस लेमडा के वैल्यू को करते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जानते हो ना, ये एम माइनस लेमडा आई का डेट जो होगा जीरो होगा। ठीक है, तो उससे जो रूट्स आएगा लेमडा का वैल्यू उसको आइजन वैल्यूज करते हैं, और वो रूट्स को यहाँ पुट करोगे तो ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बीटा गामा कॉलम वेक्टर सच दैट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से लेमडा टाइम्स वो हो जाएगा। मैं इसको मैट्रिक्स का कैली हैमिल्टन थ्योरम में भी बताया हूँ फ्री करके, आप देख सकते हो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा बोलेगा ठीक है अगर ये नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसका, इस इक्वेशन का, तो फिर इस इक्वेशन को अब तुम कैसे डिकोड करोगे, ये बहुत ही आसान है। देखो, अगर मैट्रिक्स को मैं एम ले लूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ एम माइनस लेमडा आई टाइम्स फिर अल्फा बीटा गामा, अब ये तो हो जाएगा जीरो जीरो जीरो। तो अब देखो एम माइनस लेमडा आई क्या आया मेरे पास, टू माइनस लेमडा जीरो माइनस वन, फोर वन माइनस लेमडा माइनस फोर टू
0x माइनस लेमडा टाइम्स ये मैट्रिक्स टाइम्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0 0 0। अब ये तो होमोजीनियस सिस्टम हो गया। अगर होमोजीनियस सिस्टम का नॉन जीरो सॉल्यूशन है तो ये तीनों एक साथ जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली इसका डेट जो होगा वो जीरो होगा। ठीक, यहाँ से 3 वैल्यू ऑफ लेमडा आएंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है सपोज 1 वैल्यू ऑफ लेमडा जो है मतलब इसका वो जीरो है। एक एक लेमडा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है जीरो। तो देखो ये क्यूबिक इक्वेशन बनने वाला है, क्योंकि फाइनली तुम्हारे पास कुछ लेमडा क्यूब प्लस ब्ला 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 आएंगे इक्वल टू जीरो। अब अगर इसका 3 रूट होगा लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, और अगर एक रूट जीरो हो गया, राइट, अगर एक रूट यहाँ पे जीरो हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही जीरो हो जाएगा। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट ही जीरो आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो x का जो वैल्यू निकालोगे वो बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट जीरो होगा जब डेट जीरो हो जाएगा। आप वहाँ से यहाँ चेक कर सकते हो, जिनको पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो कुछ नहीं डेट ऑफ मैट्रिक्स एम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में कैली-हैमिल्टन थ्योरम से। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ से आराम से तुमको लैम्डा जीरो दे रखा है। ठीक है, तो लैम्डा को अगर तुम यहाँ पे जीरो करोगे, हो रहा है ना, लैम्डा जीरो इसका रूट से है, मतलब लैम्डा जीरो पे ये क्वांटिटी मर जाना चाहिए। तो 2 0 माइनस 1 4 1 माइनस 4, मैंने लैम्डा जीरो कर दिया इस एक्सप्रेशन में, माइनस 2 माइनस लैम्डा, सॉरी माइनस 2x। तो ये देखो एग्जैक्टली डेट हो गया। यहाँ से ये भी प्रूफ हो गया लैम्डा जीरो होगा मतलब ये डेट जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से अब इसका x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स x जीरो हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस 1 टाइम्स प्लस 2 इज जीरो। तो यहाँ से जो अपने पास ये प्लस 2 हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस 1 टाइम्स 4 इंटू जीरो माइनस माइनस 2 इंटू वन प्लस एक्स का वैल्यू माइनस 1 आया। अब जब x का वैल्यू माइनस आया तो फिर इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। तो क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, अपने से पूछा जा रहा है m4 प्लस m टाइम्स 101, राइट। तो चलो हम m को 101 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स देखें 2 0 माइनस 1 4 1 माइनस 4 2 0 माइनस 1, इसको अगर आप 101 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फाइनली क्या आया, दिस डॉट दिस, सो दैट विल गिव 2 एंड माइनस 1 ये जीरो आ गया। 2 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1, अब देख रहे हो ना, ये 1 0 और ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 1 1। अरे ये तो मज़ा आ गया, इसका मतलब m टाइम्स 101 जो है वो 101 ही हो गया। अगर मैं इसको क्षण भर के लिए a ले लूँ, पल भर के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ m टाइम्स a इक्वल टू a। तो प्री मल्टीप्लाई कर दो m से, और एम ए है, तो ये तो बता दिया एम स्क्वायर ए जो होगा वो भी यही होगा। तो मुझे एम स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है बच्चों, मुझे एम स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ से फिर तुम देखो फिर से एम से मल्टीप्लाई कर दो तो एम क्यू ए एम ए आ गया, एम ए बैक टू ए, एम फोर ए जो है वो फिर से एम ए आ गया, एम ए बैक टू ए। तो अब तो मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया, तो मेरे पास एम फोर ए प्लस एम ऑफ ए पूछ रहा था, और एम फोर ए का वैल्यू ए है, एम ए भी ए है, तो ये 2 टाइम्स ए आ गया, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 101, सो इट्स 202। तो ऑप्शन बी सही है। अब देखो क्वेश्चंस को कितने सही से पूछा जा सकता है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो होगा जेईई एडवांस में वो कुछ इस तरह होगा। आपको मैट्रिक्स एम दे देंगे, राइट, दे विल टेल कंसीडर मैट्रिक्स एम गिवन बाय 2 0 माइनस 1 2 0 माइनस 1। देखो कितना सॉलिड क्वेश्चन बनेगा, 4 1 माइनस 4 4 1 माइनस 4 एंड 2 0 x 2 0 x, ये मैट्रिक्स दे दिया आपको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होगा, अब वो बोलेगा कंसीडर सेट एस सच दैट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल सच दैट m टाइम्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा बीटा गामा वेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज नॉन जीरो। इसका मतलब ये बोल रहा है फॉर सम लेमडा बिलोंग्स टू रियल।
तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे तुमको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चंस का वर्डिंग है, एक एम दे दिया, एक सेट एस दे दिया। अब हो रहा है इफ सेट एस जो है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि अब ऑलरेडी आपको दे रहा है कि आप अल्फा बीटा गामा इसको 0 0 0 ले नहीं सकते हो। तो इफ सेट एस इज नॉन एम्प्टी, राइट, देन आपसे पूछ रहा है M4। अब मैं तो M4 पूछूंगा ही नहीं, मान लो M8 भी पूछ सकता है वो। M8 माइनस मान लो वो पूछ दिया M7 प्लस 2M6 टाइम्स प्लस आई, और ये टाइम्स तुमसे पूछ दिया 101। ठीक है, तो अब तुम तो ऑलरेडी पता है ना, M8 भी वही होगा, ये होगा, M7 भी ये होगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2M6 भी यही हो जाएगा, और आई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो। तो देखो क्वेश्चंस कितने अच्छे से क्रिएट किए जाते हैं, और यही आइडिया रहता है क्वेश्चंस को क्रिएट करने का। ठीक है, तो बेसिकली आपको एम ए इक्वल टू लेमडा ए देके आइजन वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट पूछ लिया, बिना ये बताए भी कि आपसे आइजन वैल्यू पूछा जा रहा है, और ये एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि मैं इसको बहुत ही फेवर करता हूँ, और मैं जब मैं किताब लिख रहा था तो इस आइडियाज़ को भी यूज़ करता हूँ, जो कैसे हायर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को जेई वालों बहुत ही आसान भाषा में उसको सेट नोटेशंस में उसको चेंज करके और फिर डालते हैं, वो काफ़ी एस्थेटिक और फ्रेग्रेंस वाले क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप सब कर लोगे, क्योंकि सी जो है वो फैमिली ऑफ कर्व है, तो आपको पता है जो ये जो फैमिली ऑफ कर्व आने वाला है वाई इक्वल टू लेमडा बाई एक्स स्क्वायर, तो कुछ इस टाइप का इसका कर्व आएगा, 0 पे इन्फानाइट, इन्फानाइट पे 0, पर्टिकुलर लेमडा के लिए, मान लेमडा में 1 ले लिया, फिर तुम अगर लेमडा का वैल्यू चेंज करोगे तो अलग अलग ये फैमिलीज क्रिएट होने वाले हैं, अलग अलग फैमिलीज क्रिएट होने वाले, अलग अलग फैमिलीज क्रिएट होने वाले। तो अब बोल रहा है इसका ऑर्थोगोनल फैमिली, लेटर ओ डिनोट्स फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल डायरेक्टली क्या होता है, वो एक ऐसा फैमिली मेंबर होता है जो इसको 90 डिग्री पे कट करे, है ना। तो आपसे इसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी मांग रहा है। अब ये बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो अगर मेरे पास ओरिजिनल फैमिली है और उसका ऑर्थोगोनल ट्रायजेक्टरी मीन्स, orthogonal trajectory is those family of curves which cut each and every member of the first family orthogonally। ऐसा नहीं एक को, सब के सब को काट रहा है ऑर्थोगोनल। अब देखो अगर ओरिजिनल फैमिलीज पे हम कोई भी पॉइंट उठा ले x, y, तो वहाँ पे स्लोप अगर m है तो ऑर्थोगोनल वाले फैमिली पे स्लोप -1 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले लेमदा पॉजिटिव में डिफाइन कर रखा है, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेमडा है, वाई को लेमडा बाई एक्स स्क्वायर लिखो। सबसे पहले तो स्लोप निकालो ओरिजिनल फैमिली के लिए, डी वाई बाई डी एक्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेते हैं, इस माइनस लेमडा बाई एक्स क्यूब, 2 लेमडा बाई एक्स, ठीक। तो अब अगर आप लेमडा को एलिमिनेट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, तो लेमडा इज एक्स स्क्वायर वाई -2 x² वाई बाई एक्स क्यूब, दिया जाएगा -2 y बाई एक्स, ठीक। अब मैं एक्स को क्लियरली 0 नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, इसीलिए एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ऐसा ये रिस्ट्रिक्शंस दे रखा है। अब देखो मेरे पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इज -2 y बाई एक्स। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है ना, ये ओरिजिनल जो ये हाइपरबोला टाइप का है, वो हाइपरबोला नहीं है भाई, तो इस टाइप के फैमिली को ये वाला फीलिंग पूरे इसमें कैड है, मतलब ऑल दिस फैमिली मेंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंपल डिफरेंस। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक ऐसा फैमिली मेंबर्स बनाना है जो इसको 90 डिग्री पे कट करे। तो वो जो नया वाइट वाला फैमिली मेंबर है उसका स्लोप, वो एक ऐसा फैमिली मेंबर होगा जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वो -1/m होगा ना, ठीक है, उसका डी वाई बाई डी एक्स होगा -1/डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ओरिजिनल फैमिली। तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, ठीक। तो जो ऑर्थोगोनल डायग्राम है उसके लिए -1 बाय यहाँ का डी वाई बाई डी एक्स, तो इट्स -2 y बाई एक्स, ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स
एक्स वाई डी वाई, सो 2y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। और इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये आ गया तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लेमडा कुछ कॉन्स्टेंट। अब आप लेमडा कैसे निकालोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 1। अब बोल रहा है एक्स 2 है तो फिर वाई 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 रख लो और वाई 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इक्वल्स 1 प्लस लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू आ गया माइनस, लेमडा का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास -1। तो मेरा कर्व जो बना वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको ढंग से लिखोगे तो वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। और ये किस टर्म्स एंड कंडीशन पे हमने निकाला है? एक्स को पॉजिटिव रखा है, वही ना। तो एक्स को जैसे पॉजिटिव रखोगे तो वाई भी यहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अंडर दिस कंडीशंस पे हमने एक्स वाई पॉजिटिव इसलिए रखा है, ये जो फंक्शंस को डिफाइंड किया है इस हिसाब से, राइट। तो ऑप्शंस जो मेरे पास बन के आया वो है ऑप्शन बी। अब तीसरे क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है। तो एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू लॉन वाई वाई एक्स टाइम्स वाई, ठीक। अब तुम सोचो इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे। अब इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक तो ये डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशिएशन में भी तुम कर सकते हो, जैसे अपन लॉन को कुछ एज्यूम करके, राइट। तो हम चाहते हैं, आप ऑलरेडी आपको पता है डी वाई डी एक्स प्लस पी एक्स टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स जो होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको कमेंट में आप बताओ इसका आंसर क्या रहा है, एज्यूमिंग ये क्वेश्चन नंबर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो मैट्रिक्स के बल से। तो चूंकि मैंने एक क्वेश्चन पिछले वाला कर दिया था, तो अभी फिर से आप ये कीजिए। फिर से -2 और 3 आइजन वैल्यू ऑफ एम है। इसका क्या मतलब है? एम को अगर हम मल्टीप्लाई करें अल्फा बीटा गामा से, where alpha beta gamma is real, so there exists non-zero alpha beta gamma so that this equal to lambda times alpha beta gamma। तो मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है m माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो वो एक क्यूबिक बनेगा यहाँ पे। और उस क्यूबिक का तुमको रूट दे रखा है -2 and 3, दो रूट तुमको पता है -2 और 3। तीसरा तुमको नहीं पता है, वो तुम सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। अब मैं हिंट दे देता हूँ, उसका कैलकुलेशन डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ये एम क्यूब टाइम्स 0 1 1 इक्वल टू आ रहा है 5 क्यूब टाइम्स 0 1 1। तुम ऐसे सोचो, अगर m टाइम्स, अगर इसको मैं क्षण भर के लिए x ले लूँ, तो अगर एम एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स है, तो एम स्क्वायर एक्स क्या होने वाला है दोस्तों? m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लेमडा टाइम्स एम एक्स हो जाएगा, फिर एम एक्स लेमडा एक्स है, लेमडा स्क्वायर एक्स, तो एम क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, फिर से एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम एक्स लेमडा एक्स है। कितना मज़ा आता है मैथ बनाने में, नहीं? अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो एम क्यूब एक्स इक्वल टू लेमडा क्यूब एक्स हो गया। अच्छा, अब देखो, अब तुम यहाँ से क्लियरली देख सकते हो जो ये इसी फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर इसको आप कंपेयर करोगे तो x का एक वैल्यू 0 1 1 है। मैं नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ वही वैल्यू होगा, एक है। अगर x 0 0 1 के करस्पॉन्डिंग लेमडा का वैल्यू 5 मिलेगा, मतलब ये तो हो गया। जो इसका जो तीसरा रूट है वो भी मुझे मिल गया, ठीक है ना। तुम बोलोगे तीसरा रूट कैसे मिला सर? क्योंकि अगर एम क्यूब इक्वल टू 0 0 1 है, ठीक है, तो मैं उल्टा इसको रिवर्स भी जा सकता हूँ ना, एम इनवर्स से सोचो मल्टीप्लाई करते हुए। या फिर तुम बोल सकते हो यहाँ से एक आ रहा है एम एक्स इक्वल टू 5x, राइट। तो एम माइनस 5i टाइम्स एक्स जो होगा 0 होगा, और x का वैल्यू 0 0 1 है, मतलब x क्लियरली नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है, तो दैट इम्प्लाइज एम माइनस 5a का डेट को मारना ही होगा, ठीक है। एम माइनस 5a का डेट मारने का मतलब ए माइनस लेमडा है, तो लेमडा का एक पॉसिबिलिटी जो है वो 5 भी आ गया। अब आप फिर ऐसे ही मैट्रिक्स एम स्क्वायर प्लस एम के बारे में सोच सकते हो, इसका रेट 0 होगा या नहीं, ठीक है। तो अपडेट के लिए भी देखो, बहुत बार ऐसे सोचते हैं ना, जैसे अगर इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर दे कुछ एक कॉलम वेक्टर से, लेट से फाई साई और डेल्टा से, और ये कुछ लेमडा टाइम्स फाई साई डेल्टा दे दे, ठीक। और अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है फाई साई डेल्टा, सो दैट सम ऑफ स्क्वायर इसका नॉन जीरो है,
वेयर फाई साई मस्ट बी रियल, तो आप बोल सकते हैं इसका दैट जो होगा इसको मारना ही होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा, राइट। समझ आ रहा है ना। तो इसका रेट नहीं, दिस माइनस लेमडा का रेट मारना होगा, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस एम माइनस लेमडा आई टाइम्स ये फाई साई डेल्टा इज 0 0 0। तो ये फिर से होमोजीनियस सिस्टम हो गया जिसका तीन नॉन जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन है, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी जी एम स्क्वायर प्लस एम माइनस लेमडा आई जीरो। अब अगर मान लो लेमडा का वैल्यू तुमको कहीं पे मिल गया, क्योंकि यहाँ तो लेमडा नॉन जीरो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप ये क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। वैसे तो एक्स का वैल्यू तो मैं ऑलरेडी आपको, अब जैसे ही अब तुम बोलोगे तीनों वैल्यूज लेमडा का मिल गया तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ये जो रूट्स होगा वही डिटर्मिनेंट है भाई। दैट का वैल्यू कुछ नहीं, प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट है, जो कैलिया-मेंटेन थ्योरम से आप आराम से देख सकते हो, वहाँ से तुरंत तुमको एक्स मिल जाएगा। एक दूसरा भी है, जो सम ऑफ रूट जो होगा वो ट्रेस हो जाएगा, 2 + 3 5 है और ये 5 10 है, तो यहाँ से अब तुम देख लो एक्स का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है, क्योंकि वहाँ से तो एक्स हो गया ना, और सॉरी -2 and 3 है, तो -2 + 3 और एक आपका 5 मिल गया, तो 8 - 2 6 हो गया ना, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से 6 आने वाला है, क्लियरली देख सकते हो। इस हिसाब से प्रॉब्लम को बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये है एफ ऑफ एक्स, ये दे रखा है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन के पास लोकल मिनिमा है। अब लोकल मिनिमा के लिए तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या होगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। अब लोकल मिनिमा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि ये भी हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लेट्स से एक्स इक्वल टू कुछ है, लेकिन यहाँ तो फंक्शन क्लियरली डिफरेंशिएबल दिख रहा है। लोकल मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स जीरो होगा। साथ साथ स्लोप की अगर हम बात करें, जैसे इससे पहले नेगेटिव स्लोप था, इसके बाद जीरो है फिर पॉजिटिव है, तो स्लोप खुद में आप देखो अलोंग दिस कर्व क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो तो ग्रेटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो है फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप बाई चेंज इन एक्स जो है वो पॉजिटिव हो रखा है, तो ये फील है इसका, क्योंकि फाइनली ये पॉजिटिव है, माइनस नेगेटिव है डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटजी क्लियर है, एफ डैश एक्स को जीरो करते हुए एफ डबल डैश एक्स को पॉजिटिव करना है। अब एफ डैश एक्स कितना आएगा, 20x प्लस ई का पावर एक्स -2 cos 2x, तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स। अब नंबर ऑफ लोकल मिनिमा तब आएंगे जब ये एफ डैश एक्स जहाँ जहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो अब सवाल है जो हम कैसे एनालाइज करें ये कितने पॉइंट पे जीरो होगा, तो अब इसको हम इसका ग्राफ बनाना होगा थोड़ा फील से। अब इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, डबल डेरिवेटिव बना ले लेता हूँ। 20 प्लस ई का पावर एक्स, ये आ गया प्लस 4 sin 2x प्लस कॉस एक्स, राइट। अब क्या तुम इसको हैंडल कर सकते हो, तो इसको बिल्कुल हैंडल कर सकते हो, क्योंकि देखो ई का पावर एक्स का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, और ये क्वांटिटी जो होगा ए साइन 2x प्लस बी कॉस एक्स, ये कहाँ से कहाँ भाग सकता है, तो देखो इसका, वैसे तो इसका मैं रेंज बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, तो 4 टाइम्स -1 से 1 जाएगा और वो -1 से 1 जाएगा, तो ये तो पक्का है जो ये वर्स्ट सिचुएशन में -5 से क्रॉस कर ही नहीं सकता, ऑल्दो ये -5 अटेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक साथ जब cos x 1 होगा उसी समय में sin 2x तो जीरो हो जाएगा, x जीरो, तो ये नहीं होगा जो -5 का वैल्यू अटेंड करेगा। मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो ये वर्स्ट केस में तुम ले भी रहे हो 4 + 1 5, ऑल्दो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसका रेंज -5 से 5 बिल्कुल नहीं है, ये सब कोई इंटरवल आएगा इसके बीच में, ठीक है। अब वो भी आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, sin 2x प्लस cos x को एनालाइज करके, और 2 sin x cos x को एनालाइज करके, लेकिन मुझे वो करना नहीं है, क्योंकि इसका रेंज फाइंड भी इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। आप cos x कॉमन लेके sin x लिखो, फिर √1 माइनस टी स्क्वायर लिखो, या फिर कैलकुलस का यूज़ करो, तो वो थी सही, अच्छा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये पक्का है, ये क्वांटिटी तो वर्स्ट दिन में भी -5 से
क्रॉस कर ही नहीं सकता है, ये ऑलरेडी 20 है। तो ये तो पक्का हो गया बच्चों, जो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? क्लियर। अब देखो, अगर एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स क्लियर, इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ? तो अगर मैं एफ डैश एक्स का बात करूँ, तो अगर 0 पे मैं इसका वैल्यू देखो 0 पे, तो इस 0 प्लस ई का पावर 0 1 -2 और प्लस 0, तो 0 पे -1 आया। ठीक है, इन्फिनिटी पे अगर मैं बात करूँ तो ये इन्फिनिटी जाएगा एक्स के कारण भी, का पावर एक्स के कारण, और माइनस इन्फिनिटी का बात करूँ तो ये स्वाहा, ये तो डांस करेगा तो इसलिए मैं आ रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी है। तो एफ डैश एक्स का खुद जो नेचर है वो कुछ इस टाइप का है। अब देख सकते हो एफ डैश एक्स जो है वो एग्जैक्टली एक जगह अल्फा पे मरने वाला है। ओके, एंड मोर देन अल्फा पे वो पॉजिटिव होगा, लेस देन अल्फा नेगेटिव है। तो अब मैं एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स कैसा दिखेगा मेरा रफली ग्राफ? तो एक पॉइंट आएगा एक्स इक्वल टू अल्फा पॉजिटिव में, जहाँ पे स्लोप 0 होने वाला है। ठीक है, और x खुद इन्फिनिटी है, तो 10x स्क्वायर और e का पावर x को आप देख सकते हो ये लीडिंग टर्म होगा, तो इन्फिनिटी पे जाएगा। x माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी पे आएगा, क्यों? क्योंकि e का पावर माइनस एक्स तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और 10x स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा। साइन 2x और cos x को हम उसको भाव ही नहीं दे रहे हैं, है ना, उसको हम कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे भाई वो बेचारा ऑसिलेट करेगा, कितना ही उसका औकात है, -5 से तो बाहर जा ही नहीं सकता है, तो वो कुछ करेगा नहीं, कर वो कुछ खास। तो लगभग लगभग कर्व का नेचर जो होगा वो कुछ इस हिसाब का आएगा। अब तुम बोलोगे ये ऑसिलेशन वाला फीलिंग है, तब तो बहुत सारे मीन में है। तो अब एक वजह सोच सकता है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो ऑसिलेशन वाला फीलिंग यहाँ पे आने वाला है, right? उसके कारण तो फ्लिपिंग होगा। लेकिन अभी देखो, अभी तुमने क्या देखा, एफ डैश एक्स एक ही पॉइंट पे इसका स्लोप 0 हो रहा है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो यहाँ ऑसिलेशन वाला फीलिंग मर रहा है ई टू द पावर एक्स के कारण। ठीक, तो एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू अल्फा पे जो होगा, अगर इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा फंक्शन, और माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी, एक्स अल्फा पे वहाँ पे तो 0 होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा आप कैसे समझ गए लोकल मिनिमा है? अरे भाई अभी तो मैंने जस्ट एफ डबल डैश एक्स को पॉजिटिव करार ही दिया। जैसे ये पॉजिटिव है हर एक एक्स के लिए, तो अल्फा के लिए भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे स्लोप मर रहा है और चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है, तो एक ही पॉइंट आपको मिला, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहाँ से आंसर मेरा बनने को आया 1। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसमें कुछ नहीं करना है, तुम दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लो। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, फाई जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, इसीलिए 0 से x फाई एक्स डिफरेंशिएबल होगा। हेंस आई कैन डिफरेंशिएट, और लेबनीज रूल से ये आ गया फाई ऑफ एक्स। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा फाई ऑफ एक्स, और साइन एक्स आ गया तुम्हारा कॉस एक्स। अब ये बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसका जवाब आप खुद देना पसंद करोगे, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके फाई ले आओ। ठीक है, फाई 0 तुमको पता ही है क्या होने वाला है, क्योंकि ये 0 से 0 फाई टी डी टी प्लस साइन 0 दैट्स गोइंग टू गिव 0। तो इससे सॉल्व करने से फाई 0 0 होने के कारण तुम्हारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी वैल्यू आ जाएगा, वहां से फंक्शन निकाल लो और उसको पुट करो, और आंसर्स कमेंट में बताइए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो चलो, कुछ बच्चा बोल रहा था इसको समझाने। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस का दो तरीका है, या तो एक आप cos x का ग्राफ बना लो, ठीक, और फिर LHS का ग्राफ बनाओ x8 वाला। तो जैसे आप देखो 0 पे 0 जा रहा है, तो कुछ इस हिसाब से तुम ग्राफ बना लो। तो यहाँ से भी तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, लेकिन इसको एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ ऐसा हो सकता है जो मल्टीपल टाइम करके भी 8 डिग्री है ना, ये कॉस को कट करे। अब सवाल है आप कैसे श्योर होगे 2 बार ही करेगा या 3 बार ही करेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में बेस्ट है आप तो डिवीजन के फॉर्म में ले जाओ, या तो फंक्शन को LHS बाय RHS डिफाइन करो और उसको एनालाइज करो, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में ले जाओ। तो हम जो करने वाले हैं वो फंक्शन को डिफाइन कर लिए, x8 प्लस x4 प्लस 8x स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। और मैं देख रहा हूँ इसका कितना सॉल्यूशन है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो ब्लाइंडली पन एफ डैश निकालते हैं।
x7 sin x माइनस प्लस साइन एक्स। अब यहाँ से भी कुछ फील नहीं आ रहा है तो मैंने एफ डबल डैश निकाल लिया, 56x6 प्लस 12x² प्लस 16 और ये प्लस cos x। अब यहाँ से तो पूरा फील आ रहा है भाई, क्यों? क्योंकि ये टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और ये तो 16 है, बहुत बड़ा सा नंबर है। cos x का औकात है -1 से 1 तक, तो 16 प्लस cos x खुद मिलके स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो एफ डैश एक्स जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो एफ डैश जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इक्वल टू जीरो भी होता फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि वो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है। ठीक, तो फंक्शन कुछ इस हिसाब से कर रहा हो, मतलब फंक्शन एक्स प्लस साइन एक्स देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑल्दो इसका डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है जब cos x माइनस 1। अगर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डेरिवेटिव इज जीरो इज डिस्क्रीट, देन even if non-negativeness of derivative gives a strictly monotonic behavior। एफ डैश एक अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो चलो भाई एफ डैश का ग्राफ बना लेते हैं। जीरो पे दिख रहा है साक्षात दर्शनम, जीरो होगा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी माइनस, क्योंकि एक्स का पावर 7 लीड कर। तो अब एफ ऑफ एक्स के बारे में आपको जानकारी हो गया, जो जीरो पे जो होगा स्लोप जीरो होगा, उसके बाद पॉजिटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप। चलो अब मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ही प्लॉट कर लेता हूँ। तो एफ जीरो का वैल्यू कितना आने वाला है? जीरो माइनस कॉस जीरो, विच इज -1। जीरो पे -1 एक पॉइंट मिलेगा। मोर देन जीरो फंक्शन जो है एफ डैश चूंकि पॉजिटिव है तो फंक्शन को इंक्रीजिंग होना होगा, लेस देन जीरो फंक्शन को डिक्रीजिंग होना होगा। तो मेरे पास बन के दो रूट आ गया, एक पॉजिटिव अल्फा और एक निगेटिव बीटा लेस देन जीरो। देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, मैं तो ये फील करके आपको बता रहा था। इसका जो आंसर आया वो 2 आ गया। तो इस क्वेश्चन से भी आप कर सकते हो, आपको क्वेश्चंस दे के डरना नहीं है। तब तक डेरिवेटिव करते जाओ जब तक कि आप पूरा कॉन्फिडेंट ना हो जाओ वो एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बिहेवियर रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। अब देखो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। यूजुअली आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस देखते हो ना, तो वो डायरेक्टली मतलब इस सब पे बात बात पे ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत जो बच्चे पीवाईपीज किए होंगे, एक दो जगह पे ऐसा क्वेश्चन था ना जो वो फंक्शन ही नहीं था, तो ऑप्शन सी, अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे ना तो ऑप्शन सी गलत था वहाँ पे, लेकिन आप टिक करके आ जाते हैं, फालतू का मार्क्स कट जाएगा। आई होप आप इस चीज़ों को भी काफ़ी सीरियसली लोगे। और ये तो एक स्टैंडर्ड लिनियर डिफरेंशियल का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप रूट वाई से तो डिवाइड कर दो, तो बीच में वाई की जगह पे आ जाएगा रूट वाई, और ये 1/2 रूट वाई टाइप का निकलेगा। आपको 2 रूट वाई से डिवाइड कर सकते हो, और ये बर्नौलीज इक्वेशन है। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, मैं पूरा ये सॉल्व नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से इसको अटेम्प्ट करो। तो ये आ जाएगा 2 कैंसिल, ई का पावर एक्स रूट वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब देखो भाई अगर मैं रूट वाई को कुछ ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिखा हुआ है। रूट वाई को अगर तुम जेड ले लो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज डी जेड बाई डी एक्स। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ई का पावर माइनस एच जेड इक्वल टू ई का। सॉल्व करने का मन कर रहा है लेकिन आप देख सकते हो ये ऑब्वियस है, यहाँ से आप क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो ये मीन वैल्यू थ्योरम से दे रखा है, एफ जो है वो रियल से रियल है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अच्छा, बहुत बार बच्चे बोलते हैं ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन का क्या मतलब है? क्या ऐसा फंक्शन है जिसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अरे नहीं, मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब है क्योंकि अब कोई भी फंक्शन को, जैसे मान लो साइन एक्स को सर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तब तो साइन एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी हो गया। इनफैक्ट वो है, लेकिन फिर भी देखो ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब ऐसा फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस। ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, एफ डैश एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ डैश भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, और एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये पूरे क्राइटेरिया को कोई फंक्शन ओबे करते, इस टाइप के फंक्शंस को ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोलते हैं। मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन बहुत ही स्मूथ है।
ठीक है, कोई कॉर्नर वॉर्नर कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल बिहेव्ड फंक्शन है ये। तो अब बोल रहा है एफ ऑफ जीरो जीरो है, सबसे पहले तो अगर हम फील्ड भी ले लें, जीरो पे जीरो है, एफ डैश जीरो टू है, तो अब देखो यहाँ पे जो 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 भी ग्राफ होगा उसका स्लोप जो है वो टू आना चाहिए। मैं एग्जैक्ट करके बना रहा हूँ, तो एफ जीरो जीरो है और यहाँ पे जो स्लोप होना चाहिए कर्व का टू होना चाहिए, और एफ वन का वैल्यू माइनस थ्री आना चाहिए। तो अब तुम देखो, अगर हम फील से भी करें तो मेरा कर्व कुछ इस टाइप का जाएगा, फिर नीचे आके ऐसे जा सकता है। देखो ये भी एक वैलिड कर्व है, राइट, ये भी एक वैलिड कर्व है ना, क्योंकि जीरो पे इसका स्लोप आ गया टू और फिर इससे पास कर रहा है। लेकिन अब मुझे क्या बोल रहा है, जीरो से वन के बीच में जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, बोल रहा है एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज दो से छोटा होने वाला है, मैग्नीट्यूड। फिर एफ डैश एक्स, तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स की बात कर लेते हैं और फिर उसका हम बात करेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूँ तो अब देखो ग्राफ से क्या तुम बोल सकते हो, क्या यहाँ पे स्लोप टू है, फिर कभी स्लोप जीरो होगा, फिर स्लोप नेगेटिव होगा, या तो ग्राफ से बोलना बहुत ही मुश्किल है बाबू, क्योंकि अगर ग्राफ से देखे तो कोई बच्चा तो ऐसा भी बोल सकता है ना, तो सर ये स्लोप तो माइनस टेन भी हो सकता है, राइट, या फिर हो सकता है ये स्लोप कभी माइनस टेन हो ही नहीं, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ से जाते हुए, ध्यान से देखो ग्राफ यहाँ से जाते हुए फिर इधर ही टर्न कर ले, या फिर बहुत ही जेंटली टर्न करे। तो आप क्वालिटेटिवली जस्ट ग्राफ देख के यहाँ पे बहुत कुछ नहीं बता सकते हो। इनफैक्ट तुम आप बता सकते हो अगर आप ग्राफ को और एनालाइज करो तो। कैसे? क्योंकि देखो ये वैल्यू का भी चमत्कार है, एफ ऑफ वन माइनस थ्री ही क्यों दे रखा है, एफ ऑफ जीरो जीरो ही क्यों दे रखा है। देखो एफ ऑफ जीरो जीरो है, तो अगर मैं थोड़ा ग्राफ से, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर देख रहे हैं, न्यू व्यूअर, उनको थोड़ा फील करवाएं कि हमारे चैनल पे किस टाइप के कंटेंट दिए जाते हैं, फील कीजिए। अगर मेरा ग्राफ यहाँ पे तो स्लोप दो बना रखा है और इससे पास कर रहा है, तो कोई भी ग्राफ हो ये तो पक्का है, अगर मैं इस दोनों लाइन को ज्वाइन करूँ, तो बताओ ये सेकेंड का स्लोप क्या है, माइनस थ्री बाई वन। तो एक तो यहाँ पे लाइन एग्जिस्ट करेगा जिसका स्लोप जो है वो माइनस थ्री होने वाला है, मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स जहाँ पे स्लोप जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा इस सेकंड के। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना, और ये इसी कॉमन सेंस को हम बोलते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, क्योंकि आप इस सेकंड को तुम पैरेलल ड्रॉ कर दे रहे हो तो एक वाई टेंजेंट बन जाएगा। अब वहां से तो बोल रहा है एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू है फॉर ऑल एक्स जीरो से वन में, तो ये तो गलती हो गया भाई, क्योंकि मेरे पास तो एक एक्स यहाँ पे कहीं आ रहा है जीरो से वन के बीच में, जहाँ पे स्लोप माइनस थ्री होगा, तो मॉड ऑफ एफ डैश एक्स टू फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू दिस, तो वो सही जवाब है। अब क्या मैं डेरिवेटिव का भी बात कर सकता हूँ क्या? तो देखो उसका भी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम एक इंटरवल ये ले सकते हो और एक ये बीच वाला इंटरवल ले सकते हो, यहाँ पे फिर तुम लगाओ एल एम बी टी और यहाँ पे एल एम बी टी लगाओ, और उस दोनों के बीच में एफ डैश का डबल डैश का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इसी पूरा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को ना एक नाइस अलजेब्रा के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, तो वो रखा है, देन देयर एग्जिस्ट फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ जीरो एंड एफ वन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन टू होगा, तो सही है भाई, क्योंकि देखो मैं एल एम बी टी अब अगर लगाऊं फॉर्मली, तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो बाई वन माइनस जीरो इक्वल टू एफ डैश एक्स वन आएगा फॉर सम एटलीस्ट वन सम एक्स वन बिलोंगिंग टू जीरो से वन। इसका मतलब एफ वन जो है तुमको माइनस थ्री दे रखा है, एफ जीरो जीरो है, डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू एफ डैश एक्स वन। यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स वन जो होगा वो माइनस थ्री आएगा और एटलीस्ट वन एक्स वन बिलोंगिंग टू जीरो से। ये तो क्लियर हो गया, जो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वन जो है वो जो है वो दो से बड़ा है, क्योंकि मॉड इसका तीन आ जाएगा, तीन दो से बड़ा है कम से कम एक के लिए। चलो अब डबल डेरिवेटिव के बारे में कैसे हम करें, अब देखो तुमको यहाँ अगर डबल डेरिवेटिव लगाना है तो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक। आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है?
कोई इन्फॉर्मेशन दे रखा है आप एफ डैश जीरो के बारे में, क्या और इन्फॉर्मेशन है क्या कहीं पे एफ डैश के बारे में? तो अभी तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। क्यों? क्योंकि स्लोप के जरिए तुमको ये बता रहा है ना, जो कोई ना कोई एक पॉइंट तो यहाँ पे है इस कर्व पे, जहाँ पे डेरिवेटिव जो है, जहाँ पे स्लोप जो है और डेरिवेटिव है, लेट से वो पॉइंट अगर ये अल्फा हो, तो मुझे दे रखा है एफ डैश अल्फा जो है वो -3 है। अब मैं स्मार्टली क्या करूँगा ना, मैं एल एम बी टी लगा रहा हूँ, एल एम बी टी, तुम सोचो एफ डैश जीरो और एफ डैश अल्फा मीन्स जीरो और अल्फा के बीच में लगा रहा हूँ, जीरो अल्फा के बीच में लगाऊंगा किस पे, एफ डैश पे, क्योंकि एफ डैश कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो एफ डैश का कंटिन्यूटी गारंटीड है। ऐसा हो सकता है बाबू जो फंक्शन एफ कंटिन्यूअस हो लेकिन उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस नहीं हो, और ये फंक्शन शायद आपका पहला क्वेश्चन ही था। ये ऐसा हो सकता है, ये जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, आप एक्चुअली चेक कर सकते हो। ठीक है, जी एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब एफ डैश का भी कंटिन्यूटी होना अनिवार्य है। कोई बच्चा सोचेगा सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका डेरिवेटिव क्यों नहीं कंटिन्यूअस होगा? भाई ऐसा थोड़ी है। और तुम ऑसिलेटिंग फंक्शन लिख सकते हो ना, ऑसिलेटिंग फंक्शन जैसे मान लो एक्स साइन वन बाई एक्स, इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, राइट? जो भी रफ पिक्चर्स में बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये इस टाइप का नहीं आएगा, क्योंकि दिस ग्राफ विल ऑसिलेट फ्रॉम -x to +x, बिकॉज ये -1 से 1 तक ऑसिलेट करेगा। ग्राफ इस दोनों के बीच में सैंडविच होते हुए जाएगा, कुछ इस टाइप का जाएगा। एक्स जीरो पे बहुत ही होगा, आप देख सकते हो एक्स जीरो पे फंक्शन तो कंटिन्यूस है, लेकिन अगर तुम एफ डैश एक्स निकालोगे, मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश क्या निकलेगा, एक्स को डिफरेंशिएट करो, साइन वन बाई एक्स को छोड़ो और प्लस एक्स को छोड़ो और उसको डिफरेंशिएट करो, कॉस वन बाई एक्स इंटू -1 बाई। अब देख सकते हो क्या एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करेगा भाई, ये तो ऑसिलेटिंग हो गया। एफ डैश जीरो माइनस, तो यहाँ पे जो आप देखोगे एफ डैश कंटिन्यूस नहीं रहा है, क्लियर? इसीलिए ट्वाइस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है एफ डैश को भी कंटिन्यूस होना होगा, क्योंकि तब मैं एलएमबीटी लगा सकता हूँ। एलएमबीटी का स्टेटमेंट है फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। अगर डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल में तो भाई बहुत बढ़िया। अगर आईआईटी कानपुर का आप औकात रखते थे, अब बॉम्बे में सीएससी मिल गया तो भाई वो तो बहुत अच्छा ही बात है। ओपन इंटरवल मोर रिलैक्स कंडीशन है, क्लोज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ डैश कंटिन्यूस है तो एफ डैश अल्फा माइनस एफ डैश जीरो बाय अल्फा माइनस जीरो के बीच में लगाओ भाई, इक्वल टू देयर एग्जिस्ट सम बीटा बिटवीन जीरो से अल्फा, सो दैट ये डबल डैश इक्वल डैश बीटा हो जाएगा। अब एफ डैश अल्फा का वैल्यू क्या रखा है, एफ डैश अल्फा का वैल्यू -3 है, एफ डैश जीरो तुम्हारे पास 2 है और अल्फा का वैल्यू पता नहीं है, इक्वल टू एफ डबल डैश। लेकिन मुझे इतना पता है -5 बाय अल्फा जो होगा, मतलब एक ऐसा नंबर तो एग्जिस्ट करता ही है बीटा। अब बीटा जीरो से अल्फा के बीच में, अल्फा खुद जो है वो जीरो से वन के बीच में, तो मतलब बीटा तो ये खुद हो गया जीरो से वन के बीच में, बोलने का मतलब ये। तो अब अगर अल्फा जीरो से वन के बीच में है, तो ये अगर जीरो से वन के बीच में है फ्रैक्शन, तो एफ डबल डैश बीटा तो ये तो पक्का ये -5 से बड़ा होने वाला है। तो मॉड एफ डबल डैश बीटा जो होगा वो बड़ा होगा 5 से। तो एक ना एक ऐसा बीटा तो मिल ही जाएगा जिसका मॉड जो है वो 5 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, लेकिन मेरा ऑप्शन जो बोल रहा है वो बोल रहा है एफ डबल डैश एक्स टू का मॉड जो है वो क्या 10 से बड़ा होगा? तो अब तुम बताओ, यहाँ पे हमने एफ डैश को 2 लिखा, कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया भाई? और वहाँ से हमने 3 लिया है, ठीक, -3 5, हाँ। तो मैं इतना बोल सकता हूँ जो वो 5 से बड़ा होने वाला है, ठीक, मॉड का वैल्यू एक एग्जिस्ट पे। तो क्या तुम बोल सकते हो एफ डबल डैश एक्स फॉर ऑल एक्स जीरो से वन जो होगा वो 10 से छोटा ही होगा, या फिर एफ डबल डैश 10 से बड़ा ही होगा? अब इसको तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो ये वाला कंक्लूजन डायरेक्टली आप यहाँ से नहीं बता सकते हो, राइट? तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे सही आ गया। अब डी वाला बताओ, अगर मान लो कोई 5 से बड़ा है
क्या गारंटी है वो 10 से भरा होगा? नहीं, क्योंकि वो 6 भी हो सकता है। तो बोल रहा है फॉर सम x2 0 से 1 में, अभी भी मैंने डिस्प्रूव वो स्टेटमेंट को नहीं किया। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन डी जो है वो टेक्निकल ऑप्शन है। आप बताओ कमेंट में ऑप्शन डी के बारे में आपका क्या ख्याल है। ऑलरेडी मैं सब कुछ बोल दिया हूँ, तो बहुत ही एक स्मॉल पॉइंट है जिस जो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सिमिलरली ट्राई करो, क्योंकि मैं जानबूझ के ये सिमिलर क्वेश्चन फिर आपके लिए रख दिया हूँ। तो आप ऊपर वाले कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो इसको अटेम्प्ट कर लो, वो पूरा फील दे देगा एलएमबीटी। ये लिमिट्स वाले दोनों क्वेश्चन आसान है, तो आई एम श्योर यू विल ट्राई। इंटीग्रेशंस वाले क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें बोल रहा है 0 से π/4 sin x एफ एक्स कॉस एक्स और 0 से एफ एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बोलेगा जो भाई ये तो डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है ना। 0 से पाई यहाँ आ गया साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, और फिर ये 0 से π/4। अगर इसको सेपरेट करें कॉस एक्स और वो है, तो इसको आप कैसे हैंडल करने वाले हो। देखो ये थोड़ा सिंपल सा है, लेकिन टेक्निकल है। आप देखने में बहुत ही खूंखार सा लग रहा है। ये बोल रहा है 0 से पाई साइन एक्स एफ एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ये जो है इसका इंटीग्रेशन √2 है। तो अगर तुम ध्यान से अगर कोई बच्चा देखे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स लिखा हुआ और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स होगा। तो ये बेसिकली अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 0 से एक्स एफ टी डी टी लिखा हुआ है, और यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसको ओपन करोगे तो साइन को डिफ्रेंशिएट करो और उसको छोड़ो, 0 से एक्स एफ टी डी टी कोई फंक्शन होगा ना, और प्लस साइन को छोड़ो उसको डिफ्रेंशिएट करो तो एफ ऑफ एक्स साइन। तो अब इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं 0 से π/4, और वो हो गया डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 0 से एक्स एफ टी डी टी। तो ये इंटीग्रेशन आपका √2 दिया हुआ है डी एक्स। अब तुमको पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन वो फंक्शन खुद हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका साइन एक्स 0 से एक्स एफ टी डी टी, ये आएगा ना। ये इंटायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस इवेलुएटेड एट 0 से π/4 इक्वल टू √2। चलो अब अगर मैं देखूं, अगर मैं π/4 डालूं तो साइन π/4 इंटू 0 से π/4 एफ टी डी टी, माइनस 0 डालूं तो 0 टाइम्स 0 से 0 एफ टी डी टी इक्वल्स √2। तो बस थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पेशेंस के साथ आपको ऑब्जर्व करना था। तो ये क्वान्टिटी 0 हो गया, साइन π/4 आ गया 1/√2। तो यहाँ से जो तुम्हारे पास 0 से π/4 एफ टी डी टी बना वो आ गया 2। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, जिसमें शायद आप इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन देख के बहुत सारे बच्चे डर भी सकते हैं। यूजुअली यही वाले बच्चे डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है, बट पेशेंस से थोड़ा ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। और एक बार उस ऑब्जर्वेशन पे आप खरा उतरे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप बना सकते हो, और मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 1/x 1 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 2 स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 2 प्लस 3 स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई 3। ऐसे करते करते तुम के स्क्वायर टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई के, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये पूछा जा रहा है, राइट। अगर इसका वैल्यू तुम्हारा 45 है, तो सबसे पहले तो इसको इवेलुएट करो भाई, ये लिमिट तुम्हारा कैसा दिखेगा। ठीक, तो ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बाई एक्स दिखा, प्लस 2 एफ ऑफ एक्स बाई 2 बाई एक्स। ऐसे करते करते के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बाई के बाई एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स के साथ गेम खेला गया है, तो लिबनीज रूल टाइप का नहीं दिख रहा है ये, राइट।
क्योंकि आर बाय एन उस टाइप का एक्सप्रेशन जो है सिग्मा एन स्क्वायर्स में दिख रहा है। इसको अगर मैं लिमिट को सेपरेट करूँ तो अब सबसे पहले देखो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स एग्जिस्ट करता है क्या? तो एफ ऑफ एक्स बाय एक्स जो है दैट्स गोना बी 2x माइनस साइन एक्स बाय एक्स। तो इसका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जो होगा सेम एज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2 माइनस साइन एक्स बाय एक्स। और ये लिमिट 1 को जाएगा तो ये 1 को, तो ये तो फाइनाइट है जो ये 1 को जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स बाई टू कैसे जाएगा? इसको मैं एफ ऑफ एक्स बाई टू इंटू एक्स बाई टू लिख सकता हूँ और टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट। इसको सिमिलरली एक्स बाई के लिख सकता हूँ और ऑलरेडी मेरे पास टू ए स्क्वायर था, दिस इज टू क्यूब हो जाएगा, ये के क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन सो। अब देखो अगर एफ ऑफ एक्स बाई एक्स का लिमिट अगर 1 है तो एफ ऑफ एक्स बाई टू का भी लिमिट 1 होगा, क्योंकि वो तो फंक्शन एक्स को जस्ट आप एक्स बाई टू से रिप्लेस करो, ऐसे ऐसे फील करो। एक्स बाई टू आ गया तुम्हारे पास क्या, एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू। अगर इसको तुम एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे और फिर अगर लिमिट ले लोगे, ये तुम्हारा पहला टर्म हाफ बन जाएगा, दूसरा साइन एक्स बाई टू 1/4 बन जाएगा। ये है ना, 2 माइनस पहला बन जाएगा एक्स बाई टू और दूसरा जो आपका बन गया आ गया वो बन गया माइनस हाफ साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू बाई एक्स। तो ये क्या बच्चा आ गया, 2 माइनस 1/2 ऊपर में गया भाई, सॉरी सॉरी। So it's just 2 minus 2 into 1/2, so 2 minus 1, that's what। ऐसे भी तुम फील कर सकते हो। तो ये सब का वैल्यू जो आ गया ये 1 1 1 आ गया, तो मेरे पास ये आ गया सिर्फ सिग्मा क्यूब के इक्वल टू 1 टू। तो अब बताओ अगर सिग्मा क्यूब के इक्वल टू 1 टू के है विच इज फंडामेंटली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से के क्यूब है, अगर इसका वैल्यू 45 है तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, क्योंकि इट्स के प्लस 1 टू के बाई टू होल स्क्वायर इज 45, राइट। तो के प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर जो होगा दैट्स गोइंग टू बी 45 इंटू 4। यहाँ मैंने कुछ गलती किया क्या? वन क्यूब टू क्यूब के क्यूब, राइट। नहीं ये तो सही लग रहा है। तो फिर के का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से? ओके, इट्स 9 into 5 into 4, राइट। ये तो परफेक्ट स्क्वायर एक बना ही नहीं भाई, 36 into 5। के का वैल्यू यहाँ से क्या बनने को आया? अब बताइए लास्ट क्वेश्चन कमेंट में, ये कहाँ पे हमने मिस किया और उस चीज़ों को अब कौन बताएगा, या फिर मेरा कैलकुलेशन अगर सही है तो के फिर डेसिमल में आएगा, राइट। अब तो सेकंड डेसिमल प्लेस, अब लास्ट वाला नहीं नहीं के तो नेचुरल नंबर आना चाहिए ना। तो चलो एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, क्रॉस चेक करना लेता हूँ अपने सॉल्यूशंस को। वन क्यूब टू क्यूब का सम जो होगा दैट्स ट्रू, इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 45 वैल्यू 5 into 9 ए स्क्वायर, 25 होना चाहिए वहाँ पे, नहीं कुछ गलती हुआ क्या लिमिट की इवैल्यूएशन में? 1/x टाइम्स 1 टाइम्स x, ओके, 2 स्क्वायर टाइम्स x/2,
सही है भाई। एफ एक्स वाई एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये 1 क्यूब से लेके ई क्यूब तक का सम। ऐसे भी आप देख सकते हो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अगर देखोगे ये तो ऐसे ही गया 27 प्लस प्लस 9 6 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर चल गया तो ये नेचुरल नंबर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक बार यहाँ से चेक करो जो कहाँ पे मैंने मिस किया है इस क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप चेक करके बताओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।